हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो टोटल इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के ऊपर रिवीजन सेशन करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और यू कैन ऑल्सो वॉच इट फ्रॉम द आई बटन। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं या फिर आई बटन पर भी क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स रिवीजन सेशन में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू बैंक्स आस्क फॉर कोलैटरल व्हाइल गिविंग क्रेडिट टू अ बोरोवर। क्वेश्चन समझिएगा, बैंक जो होता है, जो बैंक्स होते हैं वो कोलैटरल का क्यों डिमांड करते हैं। ठीक है, कोलैटरल का डिमांड क्यों करते हैं जब उन्हें किसी बोरोवर को क्रेडिट देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कोलैटरल का कॉन्सेप्ट क्या है, कोलैटरल किसे कहते हैं और बोरोवर को जब क्रेडिट देते हैं मतलब उधार जब देते हैं। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा इसका मतलब समझिएगा, बैंक जो होता है वो बेसिकली दो काम करता है। ठीक है, बैंक्स जो होते हैं वो दो काम करते हैं। पहला कि वो लोग कोई जो पर्सन है वो वहाँ पे बैंक में डिपॉजिट कराने आता है तो पैसा लेते हैं, और दूसरा कि कोई व्यक्ति बैंक से पैसा लेना चाहता है तो लोन लेते हैं। ठीक है, ये लोन हो गया और ये डिपॉजिट हो गया, दो काम हो गया। ठीक है, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है लोन वाला, जब बैंक किसी को पैसा देता है तो लोन लेते समय बैंक क्या करता है, एक कंडीशन रखता है जिसको बोलते हैं कोलैटरल। अब समझ में आ रहा है कोलैटरल ये वर्ड कहाँ से आया। तो सेकंड वाले केस में जब लोन लिया जाता है तो कोलैटरल बैंक पूछता है। तो कोलैटरल होता क्या है चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, बैंक्स आस्क फॉर कोलैटरल व्हाइल गिविंग क्रेडिट बिकॉज। बैंक कोलैटरल मांगता है क्यों, क्योंकि ये एक एसेट है। कि कौन सा एसेट है, कोलैटरल एक एसेट है दैट बोरोवर ओन्स। मतलब बोरोवर मतलब जो व्यक्ति जो लोन लेना चाहता है उसको बोरोवर बोल रहे हैं, उसके पास एक एसेट है, मतलब उसके पास एक खास चीज़ है। ठीक है, एसेट मतलब वो खास चीज़ जो उसको हेल्प कर रहा है। जैसे कि ये एसेट क्या हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, वो कोई लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, व्हीकल मतलब गाड़ी, लाइफ स्टॉक्स, डिपॉजिट विद बैंक में पड़ा हुआ पैसा हो सकता है। ठीक है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, तो वो एक सिक्योरिटी मनी के तौर पे या सिक्योरिटी चीज़ के तौर पे हो जाता है। जैसे कि मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ तो आप मुझे पैसा देंगे, उसके बदले मुझे कुछ तो सिक्योरिटी देना पड़ेगा ना, वही सिक्योरिटी हो जाएगा आपका कोलैटरल। समझ में आ रहा है कोलैटरल क्या है। उसके बाद फिर क्या करता है बैंक, एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर, और वो लोन देते समय, लेंड करते समय उसको एक गारंटी के तौर पे रखता है। ठीक है, कब तक के लिए, अनटिल द लोन इज रिपेड, जब तक कि पैसा आपको वापस पे मैं नहीं कर दूँ। ठीक है, अगर कोई बोरोवर है वो क्या किया, मतलब किसी ने, कोई व्यक्ति है वो बैंक से पैसा लिया और वो फेल हो गया देने में, लोन चुकाने में फेल हो जाता है, तब ये उस समय बैंक क्या करेगा, यही कोलैटरल का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट और कोलैटरल टू ऑब्टेन पेमेंट। मान लीजिए कि आपके पास एक घर था, तो वो घर आपने कोलैटरल के तौर पे बैंक को दिया हुआ था, लेकिन आप लोन चुकाने में फेल हो गए, तो वो घर का अब ओनर कौन हो जाएगा, वो बैंक के अथॉरिटी के अंदर आ जाएगा। अब बैंक क्या करेगा, उस घर को सेल करके अपना पैसा वो चुका सकता है। समझ में आ रहा है कोलैटरल का मतलब। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मॉडर्न करेंसी इज विदाउट यूज ऑफ इट्स ओन, देन व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मॉडर्न करेंसी है मतलब अभी का समय का जो मुद्रा है, जो करेंसी है, तो यहाँ मॉडर्न करेंसी का मतलब क्या है, पहले के टाइम का करेंसी थोड़ा अलग था, जैसे कि उस समय सोने चांदी के सिक्के चला करते थे मिडिएवल टाइम में। अब क्या है, अब कॉइन्स और नोट चलते हैं, तो जो कॉइन्स और नोट चलते हैं यही हम लोग का मॉडर्न करेंसी है। तो मॉडर्न करेंसी का खुद का कोई यूज़ नहीं है, ये समझिए क्वेश्चन को। मतलब पहले का जो सोना चांदी का सिक्का होता था उसका खुद का भी वैल्यू होता था ना, सोना को बेच देंगे, चांदी को बेच देंगे तो कुछ मिल जाएगा। अभी क्या है, नोट क्या है, नोट तो कागज़ का टुकड़ा है, तो बोलेंगे ये तो कागज़ है, इसका क्या मूल्य है, इसमें आप कैसे आप इसको 500 या 2000 इसका वैल्यू लगा दे रहे हैं, क्यों हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है और ये पूछने का चांसेस भी बहुत है। ठीक है, तो देखते हैं आंसर कह रहा है कि मॉडर्न करेंसी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज, इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोग क्यों कहते हैं, बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। वो जो ऐसा जो कागज़ का टुकड़ा है, जो नोट है, वो कोई आम नोट नहीं है, वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड है। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर दिया हुआ है और वहाँ पर डिक्लेयर किया रहता है। ठीक है, मैं पढ़िएगा कि मैं धारक को इतना रुपये देने का वचन देता हूँ,
तो वो जो आपका गारंटी है वो बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, इसीलिए उस पेपर पीस का, वो कागज़ के टुकड़े का महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए कोई अगर मुझे पैसा देगा तो मुझे उसे रखना होगा, या मैं किसी को पैसा दूंगा तो उसे एक्सेप्ट करना होगा, वो मना नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो RBI ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दिया किसको? RBI को। क्या दिया है RBI को परमिशन? कि तुम नोट छापो, और नोट में वो गारंटीड के तौर पे RBI का जो गवर्नर है उनका सिग्नेचर रहता है, और वहाँ पर उसमें ये डिक्लेयर किया जाता है कि मैं अगले व्यक्ति को इतना पैसा दे रहा हूँ। इसी के चलते उसका वैल्यू है और इसीलिए हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। द लॉ लीगलाइजेज द यूज़ ऑफ रुपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट, और इसीलिए वो हम लोग का पेमेंट का जो माध्यम है वही रुपया बन जाता है। ठीक है, हर देश का अपना अपना करेंसी, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ है, अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी नाम से चलता है। तो नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। भारत में कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रुपए में पेमेंट दे रहा है तो अगला व्यक्ति उसको मना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा परमिटेड है। समझ में आ रहा है? हेंस रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए इसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट? ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, हाउ डज द मल्टीनेशनल कंपनीज हेल्प द लोकल कंपनीज टू सेट अप देयर प्रोडक्शन यूनिट। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में MNCs के बारे में, MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, या मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल का मतलब क्या है कि जो नेशनल मतलब एक देश और मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा देश, वैसा कंपनी जो एक से ज़्यादा देश में अपना बिजनेस को चलाता है वो मल्टीनेशनल हो गया। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है, और एक होता है लोकल कंपनी। लोकल कंपनी मतलब जो एक देश के विभिन्न राज्यों तक ही लिमिटेड है, तो छोटा कंपनी है, उसके पास उतना रिसोर्सेज नहीं होता है। तो मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती है? लोकल कंपनीज़ की मदद करती हैं। कैसे करती हैं? अपना प्रोडक्शन बनाने, यूनिट बैठाने में, ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पॉइंट वाइज बता सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज हेल्प द लोकल कंपनीज टू सेट देयर प्रोडक्शन। क्वेश्चन से ही हमने लिखा इन द फॉलोइंग वेज, ये तरीके हैं। पहला है स्टेप 1, बाय सेटिंग अप द पार्टनरशिप विथ लोकल कंपनीज एंड यूजिंग देम फॉर सप्लाई। वो MNC क्या बोलता है कि तुम लोकल कंपनी को तुम मेरा पार्टनर बन जाओ, 5% 10% का पार्टनर बना लेता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे और जो हम लोग का ग्रोथ होगा एक साथ होगा। तो लोकल कंपनी को भी लगता है अरे बाप रे, मल्टीनेशनल कंपनी इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो ये हमारे साथ अगर टाई अप करना चाह रहा है तो इसमें क्या बुराई है। तो लोकल कंपनीज भी मान जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो लोग सप्लाई करते हैं। दूसरा है MNCs ब्रिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। MNC जो है उसके पास तो एक देश से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, अलग अलग देशों में उनके पास पैसे लगे हुए हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो वो क्या करता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देता है किसको? लोकल कंपनी को। मान लीजिए कि कोई लोकल कंपनी है जो कि कपड़ा बनाती है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेकिन उनके पास जो मशीनरीज है वो पुराने ज़माने के है, ठीक है, लेटेस्ट नहीं है। वही MNC बोलेगा कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 मशीन दे दूंगा और इससे क्या करोगे, तुम अपना प्रोडक्शन को बढ़ा लोगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वो देता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है MNC प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन फॉर फास्टर प्रोडक्शन। यहाँ तक कि MNC क्या करता है, उन्हें पैसा भी देता है कि लो अगर तुम्हें ज़्यादा नए नए मशीन्स लगाने हैं, अलग से एक सेटअप बनाना है, तो उसके लिए पैसा भी देता है। तो कौन कौन से काम को करता है? पहला कि वो पार्टनरशिप करता है, दूसरा कि वो नए नए टेक्नोलॉजी लगा के देता है, तीसरा कि वो पैसे भी प्रोवाइड करके देता है। तो इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो लोकल कंपनीज की हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड बैरियर से पूछा गया है। ट्रेड बैरियर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेड बैरियर क्या होता है? हाउ डज गवर्नमेंट यूज ट्रेड बैरियर। यहाँ पूछ रहा है सिर्फ ट्रेड बैरियर होता क्या नहीं है, गवर्नमेंट किस तरह से ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल करती है। तो ट्रेड बैरियर मतलब समझिएगा, जैसे कि एक कंट्री है, मान लीजिए इंडिया, और दूसरा कंट्री है सपोज USA। ठीक है, ये A है, B है, ठीक है, ये है इंडिया और ये है USA। सपोज कि अमेरिकन कंपनी है जो USA की कंपनी है, उसको इंडिया में आके बिजनेस करना है। ठीक है, या फिर अमेरिकन कंपनी है, उसने एक्सपोर्ट किया इंडिया में, अपने चीज़ों को एक्सपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए परफ्यूम एक्सपोर्ट किया, परफ्यूम था, तो ये जो परफ्यूम भारत में आएगा तो भारत क्या बोलेगा कि इस पर आपको 10% फॉर एग्जांपल टैक्स देना पड़ेगा, तब आप मेरे देश में यहाँ पे बिजनेस करने आपको मिलेगा। यही कहलाता है ट्रेड बैरियर। तो ये 10% है, कोई देश अपना 20% रख सकता है, 30% रख सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंट्री, ये वेरी कर सकता है। इसको ही हम लोग ट्रेड बैरियर बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के अलग अलग टैक्सेस देने होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान। समझ में आ रहा है?
सरकार इसका क्या यूज़ करता है? तो ट्रेड बैरियर आर द रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन है दैट हैज़ बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट। इसको कौन सेट किया है? सरकार ने सेट किया है रेस्ट्रिक्शन को। द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज या रेगुलेट फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब जो विदेशों से पैसा हमारे देश में आ रहा है, इसको रेगुलेट करना ये सरकार के अंडर में रहता है। सरकार के पास पूरा डेटा रहता है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, तो उसको अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए कितना फ्लो ऑफ मनी आ रहा है, कितना जा रहा है, उसके हिसाब से ये ट्रेड बैरियर को ऊपर नीचे कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि कोई 10% लेता है, कोई 5% लेता है, कोई 20% लेता है, इस तरह से अपना टैक्सेशन चलते रहता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे सरकार कैसे इसका इस्तेमाल करता है। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। और जैसे कि इम्पोर्ट जब होता है तो उसमें टैक्स लगता है, यही ट्रेड बैरियर का एक एग्जाम्पल है। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टर्शरी सेक्टर से आया हुआ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी चैप्टर का क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि टर्शरी सेक्टर हैज़ एक्सपीरियंस्ड इमेंस ग्रोथ इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स। मतलब पिछले कुछ डिकेड्स में, कुछ दशकों में, 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, कुछ दशकों में टर्शरी सेक्टर ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपीरियंस किया है। इस स्टेटमेंट को आपको इलेबोरेट करके बताना है। बेसिकली आपको टर्शरी सेक्टर के बारे में बताना है कि अभी उसका क्या सिचुएशन है भारत में और कैसे वो ग्रोथ कर रहा है। तो टर्शरी सेक्टर का मतलब पता ही होगा कि टर्शरी सेक्टर इज कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ये कोई प्रोडक्ट बना के नहीं देता है। अनलाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्ट्स बना के देते हैं, लेकिन ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। जैसे कि कोई, जैसे कि मान लीजिए शुगर केन, कोई किसान ने शुगर केन उगाया, ठीक है, और उसको उस शुगर केन को पहुंचाना है फॉर एग्जांपल मिल में, चीनी के मिल में, जहाँ से उसको शुगर बन जाएगा। तो उसको जो ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा, तो वो क्या किया? वो सर्विस प्रोवाइड किया उसने, तो वो हो जाएगा टर्शरी सेक्टर का एग्जांपल। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल हो जाएगा, या फिर कहीं पे उसको स्टोरेज करके रखा है, तो स्टोरेज भी टर्शरी सेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो टर्शरी सेक्टर हेल्प्स बोथ द सेक्टर्स लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और दूसरा इसका एग्जांपल ये हो जाता है, दूसरा इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज़ कॉल्ड सर्विस सेक्टर, क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि जितने भी लोग जॉब करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एडवोकेट, जितने भी लोग जो जॉब कर रहे हैं वो क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी टर्शरी सेक्टर के अंदर में आते हैं। तो भारत में इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिला पिछले कुछ दशकों में, इस बात को आपको प्रूफ करना है। तो कौन कौन से पॉइंट्स ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट दिया हुआ है, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड द ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड ट्रेडिंग सर्विस। बोला जा रहा है कि अब हमारे देश में पहले से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बैठ चुकी हैं और एग्रीकल्चर का भी ग्रोथ हुआ है। तो अब क्या हुआ? ज़्यादा एग्रीकल्चर, ज़्यादा खेती होगा तो ज़्यादा सामान को ट्रांसपोर्ट करना होगा, तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा। तो अभी मैंने बताया ना, ट्रांसपोर्ट किसके अंदर आता है? तो टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। टर्शरी सेक्टर का ग्रो करेगा। फिर मैंने बोला स्टोरेज भी इसके अंदर आता है, कोई सामान को अपने यहाँ पे स्टोर करके रखा, उसके बदले वो पैसा चार्ज करेगा, तो वो भी टर्शरी सेक्टर का ग्रो होगा उससे। और ट्रेडिंग माने बिजनेस, ज़्यादा इंडस्ट्री बनेगा तो ज़्यादा सामान का प्रोडक्शन होगा, तो बिजनेस भी जाहिर सी बात है ग्रो करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिमांड फॉर शॉपिंग मॉल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, होटल इज डेवलपिंग ड्यू टू ग्रोथ ऑफ इनकम ऑफ पीपल। लोगों का जब लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब पैसा बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ रहा है, तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो लोग अब शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में, हॉस्पिटल में, ठीक है, घूमने जा रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं, रेस्टोरेंट, होटल का प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एसेंशियल। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है और कम्युनिकेशन है, ठीक है, जैसे कि आपका न्यूज़ हो गया, मैगजीन हो गया, ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके ग्रो करवाने में, ठीक है। और बेसिक नेसेसरी सर्विस फॉर पीपल सच एज हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, बैंक, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर प्रोवाइडेड। और ये सभी चीज़ें भी आजकल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। और आप जानते हैं कि ये सब टर्शरी सेक्टर के अंदर, जैसे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स काम करते हैं, इसमें लॉयर्स हैं, ठीक है, इसमें पुलिसमैन है, ये सब जॉब वाले लोग हैं। और जॉब वाले लोग ज़्यादा, मतलब इनका संख्या बढ़ रहा है, तो ये ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ज़्यादा लोगों को जॉब मिल रहा है, ज़्यादा लोग जॉब मिल रहा है तो उनकी सैलरी बढ़ रही है। तो सैलरी बढ़ रही है तो वो लोग देश की इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो इस तरह से टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आया था, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन, अ सिचुएशन इन विच ऑल्दो पीपल आर एम्प्लॉयड दे वर्क लेस देन व्हाट इज इन देयर पोटेंशियल। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें व्यक्ति जो है वो एम्प्लॉयड है जरूर, ठीक है, काम मिला हुआ है, बेरोजगार नहीं है, वो रोजगार उसको मिला हुआ है, बट
वो जितना उसका पोटेंशियल है उसकी क्षमता से वो कम काम कर रहा है, तब इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो देखिए जब पोटेंशियल से कम काम कर रहा है, ये इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो इसका एग्जांपल था कि एक किसान था, किसान के 4 बेटे थे और 4 बेटे मिलकर वो उसके खेत में काम करते थे। तो जैसे कि 1 2 3 4, तो इसी खेत को उसने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, चारों बेटे उसमें काम कर रहे हैं। बट क्या था, यही खेत को किसान अकेले पहले खुद इस पर काम कर लेता था। तो अब क्या हुआ कि उनके बेटे के पास इतना पोटेंशियल है कि एक बेटा अकेले पूरा खेत को संभाल सकता है, बट उनके पास रिसोर्स नहीं है, ज़मीन तो उतना ही है, लिमिटेड है। तो वो लोग को चारों को मिलकर वो खेत संभालना पड़ रहा है। तो चारों को मिलकर खेत संभालना पड़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, उनका पोटेंशियल जितना है उतना तो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो लोग अंडर एम्प्लॉयड है, ठीक है। इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर नंबर जो सी है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये करेक्ट है। ओवर एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट इसमें नहीं आएगा। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलिए चाहे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलिए, बोथ आर सेम, दोनों सेम ही होता है, ठीक है, बस उसका एक अदर नेम है। तो इस तरह से ऑप्शन सी और डी दोनों सही होगा, तो हम लोग ई को टिक करेंगे क्योंकि ई में लिखा हुआ बोथ ऑप्शन सी एंड डी, ठीक है। इस तरह से ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ के आपको आंसर करना है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप रीडिंग। थैंक यू।